बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया था, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, और थोड़ी सी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, सॉलिड्स की टाइप्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमेरिक सॉलिड। कल हमने थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करवाया था बस। अब और एक दो स्पेसिफिक कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्पेशली ये जो आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हम कहते हैं द एटम और मॉलिक्यूल्स और आयंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर इन स्टेट ऑफ वाइब्रेटरी मोशन अबाउट द फिक्स पॉइंट। मतलब ये है कि ये ना जो मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस होते हैं, इसके अंदर ये वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, यानी टू एंड फ्रो मोशन जिसे हम कहते हैं। यानी एक किसी पोजीशन के, जैसे एक लाइन है, इसके यूं इर्द गिर्द ऐसे मूव करते रहते हैं। तो और बड़ी इनकी ना जो वाइब्रेशन होती है वो पीरियोडिक होती है, यानी रैंडम नहीं होती, इसलिए इनका स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहता है। फिर वो कहता है दूसरे पॉइंट में, कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन एटम मेंटेन स्ट्रिक्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो कोहेसिव यानी आपस में जोड़े रखने वाली जो फोर्स होती है, वो एटम को ना डिसऑर्डर नहीं होने देती। उसके बाद फिर वो कहता है, ये जो आखिरी वाला तीसरा पॉइंट है, इसमें वो कहता है दे हैव डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनिट से मुराद ये है कि कुछ ऐसा ख़ास मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। इसके बाद फिर इसने ये जो दूसरी बात आ गई अमॉर्फस सॉलिड की, ये हमें पता है डिसऑर्डर होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। डिसऑर्डर स्ट्रक्चर होता है और इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं इसे। तो हम कहते हैं सबसे पहले जो इसकी यहाँ पर पहला पॉइंट है, दे हैव नो डेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट। कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, बस इसके वाइस वर्सा, जैसे यहाँ था उसका उलट है। ऑन हीटिंग इट ग्रेजुअली सॉफ्टन इनटू पेस्ट एंड बिकम वेरी विस्कस लिक्विड एट दिस डिग्री। कोई डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट तो इसका नहीं होता, लेकिन क्या कहता है कि हीट करने से पहले पेस्ट नुमा बन जाता है, फिर एक बड़ा गाढ़ा सा लिक्विड, सॉफ्ट विस्कस लिक्विड टाइप से बन जाता है। इसके बाद ये जो लास्ट में है पॉलीमेरिक सॉलिड। पॉलीमेरिक से मुराद मैंने आपको बताया था कि वो इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। उसमें पहला जो पॉइंट है इसका, वही क्या कहता है, वो कहता है पॉलीमेरिक सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ होली और पार्शली, ये यानी कम्प्लीटली कह सकते हैं इसकी जगह, पार्शली कम्बिनेशन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। यानी ये इन चीज़ों पे, ये जिसने दो तीन एग्जांपल्स बताई, इन पे डिपेंड करता है। फिर नेचुरल जो रबड़ है, यानी C5H6N, ये इन चीज़ों पे कुछ इसने बता दी। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसका है, द मटेरियल हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर टू लाइटेस्ट ऑफ मेटल। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनकी लो होती है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, वो उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। ये जो इन बॉक्सेस से नीचे आप देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, वो ये कहता है A crystalline solid consists of a three-dimensional pattern that repeat itself over and over again। crystalline solid की definition है ये consist करता है थ्री डायमेंशनल पैटर्न पे, जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का लफ्ज़ यूज़ किया था, ये देखिए, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, हम कहते हैं द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ रेफरेंस मीडियम। यानी ये एक रेशो है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की कोई डेंसिटी और जिस रेफरेंस से इसको लिया जा रहा है, यानी रेफरेंस सब्सटेंस। ये स्पेशली हम यूजुअली वाटर लेते हैं, उसके लिए इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का नाम देते हैं। उसके बाद एक और डेफिनेशन है, व्हाट इज़ यूनिट सेल। देखिए, ये जो यूनिट सेल है, ये कहते हैं कि स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर होता है। यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना सॉलिड का, छोटा छोटा सा बिल्कुल, इसके अंदर जैसे NaCl का आपको टेक्स्ट बुक में बना हुआ नज़र भी आएगा। वो कहता है कि द स्मॉलेस्ट
द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसके बाद फिर इसने यहाँ पर बताया है व्हाट इज़ द क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, द होल स्ट्रक्चर विच इज़ ऑब्टेन बाय द रेपिटिशन ऑफ यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल अभी आप पढ़ चुके हैं, यूनिट सेल क्या होता है, मैंने बताया 3 डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे कह रहा है द होल स्ट्रक्चर विच ऑब्टेन बाय द रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल इज़ कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस, यानी यूनिट सेल से जो मिलकर बनता है इसको क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। और यूनिट सेल जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद इसमें उसने कहा डिस्क्राइब द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अब ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिफॉर्मेशन, इसके चलो पहले इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये खैर अगले लेक्चर के साथ लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। लेकिन बहरहाल चलो जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें इससे मुराद ये है कि डिफॉर्म करना है मटेरियल को। एक तो होती है फॉर्मेशन, एक होती है डिफॉर्मेशन, उसको ख़त्म करना, यानी ख़त्म से मुराद ये ख़त्म नहीं तोड़ना, यूँ कह सकते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पर उसने कहा है व्हाट इज़ डिफॉर्मेशन, एनी चेंज विच इज़ प्रोड्यूस इन लेंथ वॉल्यूम और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड इज़ कॉल्ड डिफॉर्मेशन। यानी सपोज़ किया कि एक फुटबॉल है, आप क्या करते हैं इस साइड से भी फोर्स लगाते हैं, इस साइड से भी फोर्स लगाते हैं, इस साइड से भी इस पर फोर्स लगाते हैं, वो ना क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन स्ट्रक्चर ज़ाहिर है चेंज हुआ है, वॉल्यूम चेंज हुआ है, लेकिन वो वापसी हो जाएगा। ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन हुई है, यानी उसका वॉल्यूम में चेंज आया लेकिन वो वापसी हो जाएगा। एक होता है जैसे आपने कोई प्लास्टिक की चीज़ है उसको बिल्कुल ही मोड़ दिया है, वो डिफॉर्म हो गई, वो परमानेंट चेंज हो गई, वापसी नहीं आ सकती है, तो इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। तो अब इसमें इसने ये कहा एनी चेंज विच इज़ प्रोड्यूस इन लेंथ, जो कि लेंथ में हो, वॉल्यूम में हो या शेप में हो, ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड, जबकि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की जाए। इसी तरह व्हाट इज़ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो है, देखिए आपने याद रखना है कि एक लिमिट होती है जहाँ तक, जैसे सपोज़ किया कि आपके पास एक कोई प्लास्टिक की कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है आपके पास, सपोज़ कर लें पेन है, आप उस पर एक हद तक फोर्स लगा सकते हैं, एक हद होती है, उसके बाद उसकी जो इलास्टिसिटी ख़त्म होती है, फिर प्लास्टिसिटी शुरू हो जाती है। ये मैं आपको ना एक आगे टॉपिक आएगा उसमें सारी डिटेल से समझाऊंगा। इलास्टिक से मुराद ये होती है कि अगर हम इतना किसी ऑब्जेक्ट को खींचें कि वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापसी आ जाए तो इसका मतलब इलास्टिक है, लेकिन अगर वो परमानेंट चेंज हो जाए, यानी इस तरह खींचा किसी ऑब्जेक्ट को कि वो परमानेंट चेंज हो गया, वापसी ओरिजिनल हालत में आया ही नहीं, तो हम फिर ये कहेंगे कि जो परमानेंट चेंज आया ये तो इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल गया। अगर हम उसको चेंज करें, जैसे कि सपोज़ किया एक हमारे पास फुटबॉल है, हमने उसको दबाया वो वापसी आ गई, हम इलास्टिक बोल सकते हैं इसे। या और कोई ऐसी चीज़ है, यानी कोई ऐसी मटेरियल है जैसे जो रबड़ वगैरह चीज़ें होती हैं, हम उसको डिफॉर्म करते हैं, यानी उसकी शेप चेंज करते हैं, लेकिन होता क्या है फिर वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल हालत में वापसी आ जाती है, क्योंकि हम उसको इस हद तक नहीं लेके जाते चेंज करने में कि उसकी जो एक इलास्टिक लिमिट है वो क्रॉस हो जाए। अगर वो क्रॉस हो जाए तो फिर परमानेंट चेंज हो जाती है, फिर तो वो वापसी अपनी हालत में नहीं आती। तो हम यहाँ पे इलास्टिक की जो बात कर रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं द होल स्ट्रक्चर विच यहाँ पे द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी, ये यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन स्ट्रेस इज़ रिमूव इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी। यानी जब आप स्ट्रेस, किसी एक ऑब्जेक्ट है उस पर आपने स्ट्रेस लगाई, अगर वो वापसी अपनी ये दब गया, फ़र्ज़ करो इससे दब गया, लेकिन ओरिजिनल हालत में अगर ये वापसी आ गया, ऊपर वापसी उठ गया स्ट्रेस हटाने के बाद, व्हेन स्ट्रेस इज़ रिमूव, अगर ये वापसी आ गया अपनी हालत में, हम कहेंगे ये इलास्टिक है। अगर ना आया तो इसका मतलब ये फिर इलास्टिक लिमिट से बाहर निकल गया। तो ये थोड़ा बहुत हमारा इस कॉन्सेप्ट था। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे जो है ना, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे।